मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। हमारी अत्यंत मूल्यवान वस्तु कम दाम में चली जाए, किसी भी रूप में कोई छल करे, कोई ठगे हमको किसी भी रूप में, तो बहुत फील होता है। इतने दाम की वस्तु बस मिट्टी मोल चली गई। यहाँ पर तो सिद्धांत में ये बोल रहे हैं कि कितने बड़े भाव का, कितने बड़े दाम की वस्तु और कितने तुच्छ भाव में बिक रही है, कितने तुच्छ भाव में जा रही है। हीरा जैसा मनुज जन्म, कौड़ी बदले जाए, ऐसा भूधरदास जी ने भी लिखा है। ये चुटपुट थोड़े थोड़े से ज्ञान हमको मिले हैं, और कहा तो अपनी मूल निधि केवल ज्ञान हमको होता। पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा चल रही है, मति श्रुति ज्ञान की। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान की और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति का एक नया प्रकरण 35वें पेज पर है। हालांकि इसको पराधीन प्रवृत्ति ऐसा नहीं लिखा है, और लिखते तो कम से कम केवल ज्ञान तो उसमें नहीं आता। और कोई हेडिंग भी बनाए तो कोई आपत्ति नहीं है ऐसी कि अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान की पराधीन वृत्ति। हालांकि लेकिन वहाँ पर पराधीनता में इंद्रिय और मन की पराधीनता तो नहीं कह सकेंगे। वहाँ पर तो पराधीनता इतनी ही होगी कि मर्यादा लेकर जानता है। तो और थोड़ी सी पराधीनता भी होगी, वो क्या होगी वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी देखो, इसके लिए भी चार्ट में आप लिखेंगे कि जैसे अवधि ज्ञान, पहले अवधि ज्ञान क्या है मैं थोड़ा बताऊं, फिर अपन चार्ट पूरा करें। अवधि ज्ञान में 6 ढाला की लाइन किसी को याद होगी तो बोलना। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जे स्वच्छा। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, द्रव्य क्षेत्र के साथ साथ उपलक्षण से आप काल को भी उसमें गर्भित करेंगे। जाने जे स्वच्छा, स्वच्छा का अर्थ वहां पर विशदम प्रत्यक्ष, विशद प्रत्यक्ष, स्पष्ट, निर्मल, ऐसा अर्थ ले स्वच्छ का। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर अवधि ज्ञान जानता है, और सो ही मन परे ज्ञान भी जानता है। दोनों में फर्क इतना है कि अवधि ज्ञान का विषय मात्र रूपी वस्तु है। तो ये तो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अवधि ज्ञान कि 6 द्रव्य में तो विषय हो ही नहीं सकता। ये तो रूपीश्वावधे ऐसा तत्वार सूत्र का सूत्र है। सूत्र भी आप लिख सकते हैं वहां पर। कॉलम आप चालू करो, चलो फिर अपन कलेक्ट करने में अपने को तकलीफ होगी। अवधि ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में आप लिखेंगे मात्र पुद्गल द्रव्य में प्रवृत्ति। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिमाणता दिखा रहे हैं ना, तो द्रव्य की परिमाणता क्या दिखाएंगे? द्रव्य की परिमाणता ए में आप 1 में लिखिए, 1a द्रव्य की परिमाणता मात्र पुद्गल को जानता है। आधारभूत सूत्र रूपीश्वावधे। ओके, होगा पहले अध्याय का ये सूत्र, कोई 22-23वां देखना पड़ेगा। अब क्षेत्र की पराधीनता ये कहेंगे कि किसी को कितने क्षेत्र का जानने में आता है, किसी को कितने क्षेत्र का, वो हीनादिक रूप से ज्ञान चलता रहता है। ठीक, काल
किसी को कितने काल का, किसी को कितने काल का, इसकी भी अपनी अपनी पराधीनता है। परिमाण सब में होगा। अभी मैं इसीलिए इसको नहीं गिना रहा हूँ क्योंकि इसके अलग अलग अवधि ज्ञान है तो उसके अलग अलग रेंजेस हैं। अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे। और भाव में तो स्पष्टता है, इसमें कोई वैसे पराधीनता नहीं है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल ही सीमित है तो भाव फिर उसी के रेंज में तो भाव स्पष्ट जानेगा। ये अवधि ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति हुई। इसमें थोड़ा गैप करके आप टेबल में लिखेंगे, गैप बनाए, क्योंकि अभी उसको बाद में फुलफिल करेंगे टेबल को। अभी देखिए इसमें मन परिज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में भी ये टॉपिक आएगा। इसका विषयभूत पदार्थ में मात्र पुद्गल ही वस्तु है। तद अनंत भागे मन पर्याय स, ऐसा तत्वार सूत्र का सूत्र है। तद अनंत भागे मन पर्याय कहकर मन पर ज्ञान का विषय उसके भी अनंत भाग है। किसके? और वो तो कितनी सीमित रेंज जाता है क्षेत्र, वो तो 45 लाख योजन के बियॉन्ड जान ही नहीं सकता। ये अवधि ज्ञान तो जान लेता है, वो तो संपूर्ण लोक को भी जान सकता है, संपूर्ण लोक को भी जान सकता है अवधि ज्ञान। तो मन परिज्ञान की तो इतनी लिमिटेशन है तो मात्र 45 लाख योजन का उसका अपना अपना रेंज है। और सूक्ष्मता इतनी कि अवधि ज्ञान की अपेक्षा भी अनंत गुना सूक्ष्मता को लेकर जानता है, इतना तो है। और मन परिज्ञान में भी एक सीमित क्षेत्र तो बता दिया, हर एक को तो होता नहीं हो, मैक्सिमम उतना मैंने बोला, फिर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और काल में भी ऐसी सीमा पड़ेगी। और फिर किसी के मन में स्थित पदार्थ को जानता है। अब वो मन में विपरीत जान रहा होगा तो ये भी विपरीत जानते। फिर कोई धर्म द्रव्य के बारे में ऐसा जान रहा होगा कि धर्म द्रव्य है या हाथी के आकार का है, तो ये भी बराबर ऐसा जानेंगे। वो मन में जो जो सोच रहा है उसको भी जानते, ये क्या सोच रहा है बस। और हालांकि वो कोई उपलब्धि नहीं है दूसरों के मन के जानना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये तो मोक्ष मार्ग में कोई अनिवार्य भी नहीं है, हो तो भी नहीं हो तो भी कोई उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। पराधीनता और अवधि ज्ञान की इतनी है कि देखिए अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब देवनारकियों के होता है, वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। भव ही है कारण जिसमें, बस बाय नेचर। तो उनके अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है। लेकिन जो गुण प्रत्यय वाला अवधि ज्ञान होता है, जो तपश्चरण आदि साधनाओं से होता है मनुष्य तिर्यंचों को, वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। और वह भी पुद्गल के आश्रय से जानता है। कौन से पुद्गल के आश्रय से? अपनी ही नाभि में, नाभि के अगल बगल में शंख, कमल, स्वस्तिक आदि आदि, वज्रदंड आदि आदि कुछ चिन्ह रहते हैं उनके। तो चिन्हों को जरिया बनाकर, ये बाह्य द्रव्येंद्रिया है जानने के अवधि ज्ञान को, तो ये बहिरंग निमित्त बताए हैं। अभी इंद्रिय मतलब वैसे नहीं लेंगे क्योंकि ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान बताए हैं। आप ऐसा कहेंगे ये बहिरंग उपकरण है ज्ञान के, तो इनके जरिए वो अवधि ज्ञान लगाता है अपना। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो अवधि ज्ञान की यह भी एक पराधीनता हो गई। अभी थोड़ा सा मैं इनके शब्दों में बोलूं, टोडरमल जी, अभी जो पढ़ा उतना ही पढ़ना है मुझे। देखिए, सो यह भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। ये जो पॉइंट आया ना बीच में, चौथी लाइन, मिल रहा है सबको? यह भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। तो इसका सेंस ये है जो मैंने अभी बोला, नाभि के अगल बगल में जो चिन्ह रहते हैं उसके जरिए वो जानता है। अब ये मनुष्य और तिर्यंचों की ही बात है, देव नरकों का ऐसा नहीं होता है। वे सर्वांग से जानते हैं जैसा अभी अभी कहा। और उनके जो अवधि ज्ञान होता है देव नारकियों का और सामान्य मनुष्यों का भी, वो देश अवधि ज्ञान होता है, वेरी लिमिटेड। और ये विशेष कैपेसिटी वाला अवधि ज्ञान परमावधि और सर्वावधि, तो बहुत विरले जनों को होता है। परमावधि और सर्वावधि, विरले मतलब
ये केवल मुनियों को ही होता है। ठीक है, मैं इसमें से और एक बात बताऊंगा आपको, अच्छी बात बताऊंगा। वैसे क्या कहा मैंने, ये मात्र मुनियों को ही होता है, परमावधि सर्वावधि, जिसमें से भी सर्वावधि तद्भव मोक्षगामी मुनियों को ही होता है। मन परिज्ञान के भी भेद है, ऋजुमति और विपुलमति, जिसमें से विपुलमति भी तद्भव मोक्षगामी जीवों को ही होता है। ठीक है, तो ऐसे उसमें भी फर्क पड़ेगा। ऋजुमति सीधा सीधा क्या सोच रहा है उसी को जानता है, और विपुलमति वो टेढ़े रूप में जो जो जान रहा है उसको भी वे जान लेते हैं। ऐसा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मन परिज्ञान तो टोटली मोक्ष मार्गस्थ जीवों को होता है, और अवधि ज्ञान में देश अवधि ज्ञान को छोड़कर जो दो अवधि ज्ञान है वो मोक्ष मार्गस्थ जीवों को होते हैं। ठीक है, वैसे मैं अभी आपको पूछूं, मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? कितनी बड़ी आपत्ति है, आप अपेक्षा नहीं समझेंगे। बड़े बड़े विद्वान कितने मतलब एकांत करते हैं, दुराग्रह करते हैं, और इस बात को सुन तक नहीं सकते हैं। देखो, मैं टोडरमल जी के शब्दों में बताऊं आपको। देखो, अवधि ज्ञान के तीन भेद, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाले देशावधि है, सो ही किसी जीव के होते हैं। किसी जीव के मतलब किसी मनुष्य तिर्यंशों के, भाई देव और नरकों के तो ये ही होते हैं। तथा परमावधि, सर्वावधि और मन पर ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। मोक्ष मार्ग में का अर्थ क्या लेंगे? मोक्ष मार्ग में क्या लेंगे? मोक्ष मार्ग में का अर्थ मुनि अवस्था यहां पर लेना, क्योंकि ना मन पर ज्ञान, ना परमावधि, ना सर्वावधि, ये कोई भी तीन ज्ञान में से कोई भी ज्ञान चौथे पांचवें गुण स्थान में नहीं होता। ठीक है, तो यहां से जान लेना। और अवधि ज्ञान यदि होगा चौथे पांचवें वालों को तो वो देशावधि होगा, और उसकी रेंज भी वैरी होगी फिर, क्योंकि देखिए प्रथम पृथ्वी के नारकी है और सातवें पृथ्वी के नारकी है। प्रथम स्वर्ग के जीव है और 16वें स्वर्ग के जीव है। ऊपर ऊपर बढ़ते चलो, उनके अवधि ज्ञान की रेंज बढ़ती जाती है। ये आप जानते हैं ना, सर्वार सिद्धि तक के देवों का अवधि ज्ञान इनका बढ़ता जाएगा। वेरिएशन कितना, कितने भेद है, ऊपर चढ़े अवधि ज्ञान बढ़ा, ऊपर चढ़े अवधि ज्ञान बढ़ा। एक तत्व और सूत्र में सूत्र भी है, चौथे अध्याय में, ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ अवधि ज्ञान बढ़ेगा। ऐसा होते हुए भी सबके सब देशावधि के अंतर्गत ही समाहित है। ठीक है, उसकी वैरायटीज है उतनी। ये ज्ञान की चर्चा हुई। अब देखो, केवल ज्ञान पर कोई नोट नहीं करी इन्होंने। क्यों नोट नहीं करी? क्योंकि उसकी पराधीन प्रवृत्ति तो कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, और भले मोक्ष मार्ग में ये मन पर ज्ञान और दो अवधि ज्ञान प्रकट होते हैं, लेकिन है तो वे भी क्षयोक्षमिक ज्ञान। सबसे पहले तो कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा रखते हैं एक, और फिर बहिरंग में जैसे छिन्न वगैरह कहा वैसा। ठीक है, और अवधि ज्ञान नहीं लगा इंद्र ने 66 दिन, तो उनको ख्याल में भी नहीं आया कि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है। उस तरफ ज्ञान लगाना पड़ता है उनको, तो ख्याल में आता है। वैसे ही वो होकर काम नहीं चलता। लब्धि में पड़े ज्ञान से काम नहीं होता, उपयोग रूप आना चाहिए। अभी लब्धि क्या उपयोग का, उसको थोड़ा हमको समझना है, कल समझना है उसको, आज नहीं। अभी दर्शन उपयोग की थोड़ी चर्चा करते हैं। नया हेडिंग देखिए, चक्षु चक्षु अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले तो परिभाषित किया सबको, जिसमें कह रहे हैं कि चक्षु दर्शन क्या। वैसे चक्षु दर्शन की कोई प्रॉपर परिभाषा मुझे बताएगा? अचक्षु चक्षु दर्शन की, अचक्षु दर्शन की, चक्षु दर्शन की बोलो। चक्षु दर्शन वो होता है जो दर्शन अपने नेत्रेंद्रिय के निमित्त से होता है। बेटा देखो, बोलो। तुम समझे बात को? तुम यहां से पढ़े थे क्या? देखो, मैं कुछ परिभाषा कह रहा हूं, दो परिभाषा कह रहा हूं, उसको गौर से समझना। मति ज्ञान के पूर्व, अथवा यूं समझे कि
आंख के माध्यम से प्रवृत्त मति ज्ञान के पूर्व जो दर्शनोपयोग सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। ये तो सब जानते ही है कि दंसन पुब्बमणानम दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। तो आंख के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, अब इनफैक्ट ऑब्वियसली वो तो मति ज्ञान ही तो होगा। इंद्रियों के माध्यम से मति ज्ञान ही होता है, और क्या ज्ञान होता है? तो बार बार मति ज्ञान कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से मति ज्ञान ही होता है। तो आंख के माध्यम से जो ज्ञान हुआ उसके पूर्व जो दर्शनोपयोग हो वो चक्षु दर्शन। एंड आंख के अलावा जो 5 इंद्रियां है, 4 इंद्रिय और 1 मन, उसके माध्यम से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। ओके, चक्षु दर्शन की परिभाषा हुई, जिसमें अचक्षु दर्शनोपयोग ये अनादिकाल से जीव को पाया जा रहा है। अचक्षु दर्शन की कभी भी नास्ति नहीं होती, क्योंकि होगा निगोदी भी होगा तो स्पर्शन इंद्रिय तो है ही उसको, तो उससे पूर्व तो दर्शनोपयोग होगा, चक्षु दर्शनोपयोग तो होगा ही होगा। बहुत क्वचित रेयरली चक्षु दर्शनोपयोग होता है जब वो 4 इंद्रिय होता है, और क्वचित अवधि दर्शनोपयोग होगा जब अवधि ज्ञान का प्रसंग बनेगा उसका। सब समझ रहे मेरी बात को? लेकिन यहां पर क्या परिभाषा बनाई है, स्थूल परिभाषा, उसको देखो। आंख के माध्यम से जो दर्शन उपयोग होता है वो चक्षु दर्शन उपयोग, और आंख के अलावा अन्य इंद्रियों के माध्यम से जो दर्शन उपयोग होता है वो अचक्षु दर्शन उपयोग। स्थूल परिभाषा, उसका पेटा मैंने खोल दिया, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से दर्शन उपयोग तो होता ही नहीं है भैया। इंद्रियों के माध्यम से तो ज्ञान होता है, और ज्ञान के पूर्व दर्शन उपयोग होता है। तो स्थूल कथन यहां पर टोडरमल जी ने लिया है। देखे टोडरमल जी क्या कहते हैं इसमें। अब इंद्रिय तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्रा अवलोकन का प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षु दर्शन उपयोग। ओके, तथा अचक्षु दर्शन, वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम आ गया। अभी पूरा अर्थ संबंध, नेत्र इंद्रिय द्वारा, बोलो, ज्ञान के पूर्व होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। वो तो 6 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीवों को ही होता है। तथा स्पर्शन रसना ग्रहण इन 4 इंद्रियों और मन जो दर्शन होता है उसका नाम है चक्षु दर्शन उपयोग। वो यथा योग्य 1 इंद्रिय जीवों को होता है, 1 इंद्रिय आदि जीवों को होता है। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्रा अवलोकन प्रतिभास अवधि दर्शन। आगे यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है। सो मति ज्ञान और अवधि ज्ञान पराधीन जानना तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यह सद्भाव ही नहीं है। ऊपर भी लिख देते, क्या तकलीफ थी? कितने जन समझे मेरी बात को? मैंने आपको पहले भी कहा था, टोडरमल जी को रिवाइज करने में, इसको चेक करने के लिए टाइम नहीं मिला। अन्यथा तो फिर से एक बार वे उसको एक सरसरी नजर से देख लेते तो जरूर ये चीज इसमें डाल देते। फिर कौन सी? जैसे यहाँ पर ये लिखा तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, ऊपर लिखते ना तो केवल ज्ञान, अच्छा लिखा ही है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इसका सद्भाव ही नहीं लिखा है, उसका यह सद्भाव ही नहीं है। तो क्योंकि अनादि सांसारी जीव की चर्चा यहाँ पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रकरण क्लोज, नया प्रकरण हमें देखना है। ये प्रकरण थोड़ा समझना, थोड़ा प्रकरण आज लेंगे और थोड़ा प्रकरण कल लेंगे, क्योंकि इसमें लग सकता है टाइम। अदरवाइज एक काम करते हैं अपन पहले मोक्ष में, ये प्रवचन सार भी अपने पास है। 4-5 दिन पहले एक प्रकरण आया था, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, जिसमें यह बताने का प्रयास किया था कि द्रव्य कर्म के उदय से ही बंद कहेंगे तो जीव का पुरुषार्थ क्या होगा फिर। तो यहां पर प्रवचन सार की 45वीं गाथा की जयसेन स्वामी की टीका हम देखते हैं। जयसेन स्वामी की टीका, जयसेन स्वामी की मतलब बीचों बीच जो है ना, छोटा छोटा संस्कृत, उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है, उसको हम देखते हैं थोड़ा, डायरेक्ट आचार्यों की वाणी से समझते हैं। ठीक है, संस्कृत पढ़ते। देखिए,
ये मूल गाथा ये बोलती है कि जितनी भी औदैकी क्रियाएं हैं अरहंतों के, क्या बोला, जितनी अरहंतों के जितनी भी औदैकी क्रियाएं हैं वे सब क्षय की क्रियाएं जानना। मतलब यह है जितने भी उनके औदैक भाव है, कर्म के उदय से जितने भी भाव होते हैं उन सबको क्षयिक भाव जानना। फिर क्यों? क्योंकि नवीन बंध में कारणभूत नहीं है। यह प्रकरण चल रहा है। इस बात को लेकर शंकाकार को थोड़ी आपत्ति खड़ी हुई है। बस शंकाकार को क्या आपत्ति हुई है, कैसा निराकरण करते हैं हम देखते हैं। ओके, उसका तो ये कहना होगा, क्या कहना होगा हम पढ़ के देखते। देखो सेकंड लाइन ऑफ संस्कृत टीका 76 पेज पर, तस्मात्, नो 4th लाइन पर आप आओ। चलो, तस्मात् सा यद्यपि औदैकी तथापि निर्विकार शुद्धात्म तत्वस्य विक्रियां कुर्वती सती क्षयिकी इति मता। थोड़ा थोड़ा समझ रहे? कितने जन थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? वे हाथ ऊपर करें। अच्छा, समझने वालों की संख्या मात्र 6-7 में ही है। क्या भाई, ध्यान नहीं है क्या आपका? क्या है ना, ग्रंथ का है। फिर ऐसे ऐसे कैसे ध्यान लगेगा? ऐसे तो बेटा समझ ही नहीं सकता। क्या बात है प्रणव, नहीं समझ रहे? समझ में ही नहीं आएगा ऐसा? हमारे पास संस्कृति नहीं है। कहाँ है? नहीं, वहां पर है, आगे तो नहीं है ना? है, देख रहे, मिल रहे प्रकरण। अरे तो फिर ये कहाँ चला गया? तो फिर इसको बीच में रखो ना, तो ये भी देखेगा। तुम ना यहाँ पर देख रहे ना इस तरफ देख रहे। हाँ, देखो, सुनो, देखो देखो क्या बताया जा रहा है इसमें। रॉबिनहुड क्या बताया जा रहा है इसमें? हाँ, ग्रंथ नहीं है। चलो देखिए क्या कहते हैं। तस्मात् सा यद्यपि, यद्यपि मतलब इंग्लिश में दो, यद्यपि औदैकी तथापि औदैकी क्रिया होने पर भी निर्विकार शुद्धात्म तत्वस्य, निर्विकार शुद्धात्म तत्व के विक्रियाम कुर्वती, विक्रियाम अकुर्वती, ऐसा लेना पड़ेगा। विक्रियाम अकुर्वती, विक्रियाएं नहीं होने से, सती नहीं होने से क्षयिकी इति मता, वो क्षयिकी क्रिया होती है। सब आगे बढ़ना है। शंकरकार को बड़ी आपत्ति हुई। हालांकि हेतु भी दे दिया इसमें आचार्य ने। हेतु क्या दिया? निर्विकार होने से। वैसे हेतु तो दे दिया है। देखिए आगे, अत्र अह शिष्य है। यहां पर शिष्य ने एक प्रश्न पूछा, औदैका भावः बंध कारणम इति आगम वचनम तर्हि वृथा भवति। यदि आप ऐसा कहेंगे तो औदैक भाव से बंद होता है। बोलो, ऐसा जो आगम वचन है वो तो वृथा हो जाएगा। फिर शंकरकार ने शंका खड़ी करी और बिल्कुल आगम के सामने आगम लाकर खड़ा किया। स्वयं के अपनी कोई बात नहीं कह रहे। अत्र अह क्या कहते, देखो, शिष्य है औदैका भाव बंध कारण। औदैक भाव तो बंध में कारणभूत होते हैं। इति आगम वचनम तर्हि वृथा भवति, ये तो फिर व्यर्थ हो जाएगा। परिहारम परिहार करते हैं आचार्य देव।
क्या कह के परिहार करते? औदैका भाव बंध कारण भवंती परम किंतु मोहोदय सहिता। ये तो सही है कह रहे तुम्हारा, औदैक भाव बंध में कारण है, लेकिन मात्र मोहोदय के सहित हो तो समझ में आता है। कुत्ता काटता है, बात सही है तुम्हारी बात, लेकिन मालिक संग में हो तो काटता है, फिर समझ में आता है। वैसे भोग भोग कर बस आगे नहीं बढ़ेगा वो, समझ में आता है। वो साथ में मोह चाहिए तो काम होगा फिर तुम्हारा। आगे आचार्य देव क्या और आगे बोलते देखे, द्रव्य मोह उदय अपि, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी सती यदि शुद्धात्म भावना बले न, शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोहे न परिणमती, यदि भाव मोह रूप नहीं परिणमेगा तथा बंधु न भवती, उसको बंध होगा ही नहीं। फिर कर्म के उदय रहते हुए भी यदि भाव कर्म नहीं करता तो द्रव्य कर्म नहीं बनेगा। फिर ये रास्ता खुला है, ये चक्र यहां टूट रहा है, समझ रहे ना वीक पॉइंट कर्म का। यदि पुनः, और एक दूसरा तर्क रख रहे आचार्य, और यदि तुम ऐसा फिर भी कहोगे कि एकांत रूप से औदैक भाव वो बंध के कारण है, यदि पुनः कर्मोदय मात्रेण बंधो भवती, यदि मात्र कर्म के उदय से बंध होने लग जाएगा तभी सांसारी नाम सर्वदैव कर्मोदय से विद्यमानत्वात्, तो संसारियों के सदाकाल कर्म का उदय रहने से सर्वदैव बंध एवं सदा बंध ही होगा, न मोक्ष इति अभिप्राय। फिर तो मोक्ष होने का कभी काम ही नहीं बनेगा। कितने जन समझ रहे इस बात को? एकदम इजी संस्कृत है ये जयसेन स्वामी के बहुत प्रसिद्ध टीका है, जिसमें ऐसा आनंद आता है एज इफ यू आर रीडिंग हिंदी एकदम। जिसको संस्कृत भी सीखना है, मैंने तो जीवन में लाइफ में मैंने संस्कृत ही नहीं सीखी, मैंने तो सब्जेक्ट ही नहीं था हमको स्कूल में, और बिल्कुल इंजीनियरिंग हुआ, फिर मतलब बिल्कुल धर्म की रुचि लगी, और उसके बाद थोड़ा बहुत सुना, क्लास वास तो लगाने की बात नहीं, थोड़ा सुनकर फिर इतना इतना अर्थ कोई भी खोल सकता है इसका। ठीक है, हो गया। बात एक ही सिद्ध किया अपन ने, कल परसों की जो बात आई थी उसी को पुष्ट किया कि द्रव्य कर्म के उदय मात्र से आप बंद कहोगे तो फिर तो सदाकाल द्रव्य कर्म का उदय रहने से निरंतर बंद होगा, कभी भी सांसारिक मुक्त होने का प्रसंग ही नहीं होगा, निरंतर बंधन ही उनको होगा। ये प्रकरण क्लोज। ये तो उस दिन लेते तो और अच्छा होता, कोई बात नहीं, मुझे विकल्प आए तब मैंने ले लिया। अब एक नया प्रकरण चलेगा, देखते हैं। अब यदि मेल बना तो 2 पेज भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, 36-37, और नहीं तो फिर मैं 8-10 लाइन से करूंगा फिर, क्योंकि कंटिन्यूटी है। फिर आगे उठूंगा तो फिर वो चर्चा फिर अधूरी नहीं छोड़ सकूंगा। देखो यहाँ पर एक नई बात कह रहे हैं, ये वैसे बात तो नई नहीं है, 10-5 दफे अभी तक कह चुके हैं। कहते हैं जीव का स्वभाव जानना देखना है, त्रिकाल त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत जानना देखना, ऐसी उसकी शक्ति भाव पड़ा हुआ है। ऐसा होने पर भी केवल कर्म का उदय होने से वो अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। हाँ, जितना क्षयक्षम है उतनी व्यक्तता उसके बनी रहती है। दर्शनावरण की क्षयक्षमता होगी उतना देखना बनेगा, जितना ज्ञानावरण का क्षयक्षम होगा उतना उसका जानना बनेगा। ये तो 10-5 दफे देख चुके अपन ने, अभी आ गए थे ना बार प्रकरण। कितने जन को याद है? ये याद है? 2-4 जगह दिखाया। कहाँ दिखाया? एक तो नवीन बंध कारण के प्रकरण में, वेरी नाइस, वहां पर। और पेज नंबर क्या था उसका? 26 पर यही देखा था। और कहीं देखा था? और कहा देखा था? बराबर। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य 24 पेज पर फिर वही प्रकरण था। तो कौन बोल रहा है ये सब? स्वर्णिम बोल रहा है। आप थे क्या तब? देखो ये है दम। ये तो आपको लगता होगा मुफ्त में
जो हम बैठे हैं हमारा तो नाम नहीं ले रहे, ये चले गए इनका ही नाम ले रहे हैं, ऐसा चाहिए अटेंशन मुझे। ये 2 बार हमने पीछे देख लिया और आज वही प्रकरण चलेगा अगेन। मैं 2-3 लाइन्स मात्र पढ़ के देखो, जितना यहाँ से मैंने बोला। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञान और दर्शन के क्षय विषम के अनुसार होता है। जब क्षय विषम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है, जब बहुत होता है तब बहुत होती है। यहाँ पर शक्ति मतलब व्यक्ति, शक्ति की व्यक्ति, बाद बाकी त्रिकाल शक्ति तो थोड़ी बड़ी छोटी बड़ी होती नहीं है। तो शक्ति मतलब पर्याय में प्रकटता की व्यक्तता की बात करें, व्यक्ति की शक्ति, वो भी शक्ति है ना, पर्यायगत शक्ति, वो समझ में आता है। आगे अभी यहां पर ध्यान दीजिए, अभी प्रकरण नया चलेगा। देखो जिनागम में मैंने पिछले साल 9th वालों को कहा था, कुछ अनुत्तरित आगम वचन है, बोलना नहीं बीच बीच में। तुम बार बार क्यों, तुम्हें बोल रहा हूं मैं, तुम यहां पर भी बैठते हो, तुम ऐसा ही करते हो। तुम काय के लिए क्लास में आते हो, समय फिजूल बर्बाद काय के लिए करते तुम्हारा हमारा। कुछ जिनागम के अनुत्तरित प्रश्न है, मैंने पिछले साल भी कहा था। तो मैंने उसमें कहा था, देखिए एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होती है आगम? एक समय में एक गुण की कितनी पर्याय होती है ना? अच्छे सोच कर बोलो ना। फिर एक समय में एक द्रव्य में कितनी पर्याय होती है, तब तो अनंत बोल सकते हो। एक समय में एक गुण की कितनी पर्याय है? एक। इसमें किसी को दुमत है? नहीं होगा। एक समय में एक गुण की एक ही तो पर्याय होगी। देखो हम रोजाना ऐसा बोलते हुए भी हमने इस बात का बिल्कुल गौर नहीं किया आज तक कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण है पुद्गल के, जिसमें स्पर्श की 8 पर्याय बोली जाती है। कितनी? 8 पर्याय। जिसमें से फिर ये कहते हैं कि 8 में से कोई भी 4 की व्यक्तता होगी, या ठंडी होगी वस्तु या गर्म होगी, या स्निग्ध होगी या रुक्ष होगी, कड़ी होगी या नरम होगी, और हल्की होगी या भारी होगी। तो एक गुण की एक समय में 4 पर्याय कैसे होगी? आगे ना आपत्ति बहुत बड़ी खड़ी हुई ना। जिनागम में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो तो कितनी बड़ी समस्या है। तो कह रहे एक समय में 4 पर्याय कैसे होगी एक गुण की? होती है, बस होती है। एक आपत्ति तो ये है बहुत बड़ी। दूसरी आपत्ति ये है कि परमाणु में हल्का भारी कड़ा नरम ये कोई चीजें कभी होती ही नहीं है। परमाणु में स्निग्ध रुक्ष ठंडा गरम इसमें से ही बस होगी 2, ठंडा या गरम, स्निग्ध या रुक्ष। परमाणु में हल्का भारी कड़ा नरम ये पर्याय होती ही नहीं है। ये मात्र स्कंद में है तो फिर अचानक कैसे हो गई? वह तो कदाचित ऐसा कोई समझे ये सापेक्षिक धर्म है। कड़ा नरम और हल्का भारी क्या है? सापेक्षिक धर्म है, और उस इसलिए स्कंदों में लागू होगा, क्योंकि जब कंपैरिजन होती है स्कंदों में तभी हल्कापन, भारीपन, कड़ापना और नरमपना सिद्ध होगा। बाय नेचर परमाणु में नहीं होगा कभी। ये तो कदाचित मान सकते हैं, लेकिन एक समय में एक गुण की 4 पर्याय कैसे माने? 2 भी कहे तो भी कैसे माने? आगे ना आपत्ति, बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी है। ये जो भी कुछ हो, चेतन में भी ऐसी एक बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी है। क्या आपत्ति खड़ी है? 2 परंपराएं हमारे सामने विद्यमान है। एक तो संपूर्ण आचार्य परंपरा, ठेठ लगाना पड़ेगा कुन स्वामी से लेकर के एक परंपरा, और एक तरफ धवलकार की विवक्षा वीरसेन स्वामी। अभी देखो दोनों खड़े आमने सामने मंच पर। सब पूर्ण परंपरा का यह कहना है कि ज्ञान और दर्शन 2 अलग अलग गुण हैं। वीरसेन स्वामी ने आड़े हाथ लिया
ऑर्डर क्या कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्या ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड? ये जो आपका कहना है कि ज्ञान और दर्शन अलग अलग गुण है, तो ऐसा कोई प्रसंग होता है कि जिसमें गुण परिणमित नहीं होता? भदौरा, आप तो भद्र परिणाम ही चाहिए, आपका तो मन लगता ही नहीं यहां पर है। तुम काय के भदौरा? ध्यान क्यों नहीं लगता? क्या बात है? घर की याद आती है क्या? खड़ा रहे। किसकी याद आती है? संदीप जी छोड़ गए, उनकी याद आती है क्या? हाँ, यू आर मिसिंग दैट पर्सन, शुड ही बी कॉल्ड अगेन? किसकी याद आती है आपको? ताऊ जी की याद आती है? किसकी याद आती है तुम बताओ? गुरुदेव की याद? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, जायज है आना बेटा, ये तुम्हारा धर्म प्रेम है। हाँ? और अभी ताजा प्रसंग में तुम्हें बुलाऊंगा नहीं, फिर तो रो पड़ेगा। छोड़ो, गुरुदेव को ऐसे उपकार भी बहुत है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। बैठो बैठो, चलो चलो सुनो। बहन श्री बहन की क्या बोल रहे? निहाल भाई की। चलो ठीक है। कि लंदन वाली का? चलो सुनो सुनो, चल चलो। देखो, उसको आपने समय ने पकड़ लिया था, ये बहुत बड़ी बात है। अपर्याप्त कुछ बात हुई थी ना, अपर्याप्तक में वो कितने प्राण बोल रही थी वो, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। चलो चलो सुनो सुनो सुनो। तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तुरंत फटाफट क्लास होते मुझे फोन किया, प्लीज प्लीज आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। पर्सन इज आस्किंग मी कि प्राण नहीं होते, कहता है इज इट ट्रू? मैंने कहा डेफिनेटली ट्रू बिकॉज ही इज माय स्टूडेंट। फिर बहुत देर चर्चा हुई, फिर सब पूरा बात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन एक सुनो, एक 8वीं का बालक इतना ऐसा पकड़ता है, मतलब, और काफी टाइम हुआ था पढ़ा के। सुनो सुनो सुनो, हाँ छोड़ता नहीं है। सुनो सुनो सुनो, सुनो, अरे भाई साहब बहुत बड़ी बात है, सुनो। और वो वहाँ की विदुषी है, लेक्चर्स अरेंज करती है भरी सभा में, और ये मुद्दे पे मतलब एक छोटे बच्चे ने पकड़ लिया, बहुत बड़ी बात होती है ना। एक सुनो, इट बिकम्स अ थिंग ऑफ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज। क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, प्रांजल प्रजापति क्या हो गया? चलो चलो सुनो सुनो, ध्यान दे। देखो अपने प्रकरण में आइए। मैं ये कह रहा हूं कि 2 परंपराएं हमने सामने खड़ी है। वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन दोनों गुण हैं, तो गुण की तो प्रत्येक समय में पर्याय होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो जब जब भी ऐसी बात होती है कि आपको मन परे ज्ञान की परिभाषा करनी है, तब आप हमेशा ऐसा करते हो, हमने नोट किया है। आप अन्य ज्ञान की जब जब भी परिभाषा करते हैं, जैसे मति ज्ञान की करते हैं, तब तो आप ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि दर्शनोपयोग पूर्वक इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान। हमने ये भी नोट किया, जब जब भी आप अवधि ज्ञान की चर्चा करते तो आप कहते हैं दर्शनोपयोग पूर्वक, लेकिन जब जब भी आप श्रुत ज्ञान के और मन परे ज्ञान की चर्चा करते हैं तो आप सीधा ये कह देते हैं कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता ही नहीं। यहाँ पर ज्ञानोपयोग के पूर्व कोई दर्शनोपयोग नहीं होता, आवश्यक नहीं। आप सीधा ये कह देते हो श्रुत ज्ञान कैसे होता है, मति ज्ञान पूर्वक हो जाता है। मन परे ज्ञान कैसे होता है, मति ज्ञान में से जो ईहा है उस ईहा पूर्वक सीधा मन परे ज्ञान हो जाता है। फिर मतलब दर्शनोपयोग नहीं हुआ तो व्हाट, हाउ अमेजिंग, हाउ सरप्राइजिंग, व्हाट।
दर्शन गुण कभी परिणमता है और कभी नहीं परिणमता है। आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को, कि जिस समय में यहां से सीधा मन परे ज्ञान हुआ, उस समय दर्शन गुण की क्या स्थिति थी? वो परिणमन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? यदि कर रहा था तो परिभाषा में आपने तो ये बोला है कि दर्शन उपयोग होता नहीं मनी परे ज्ञान के पूर्व, और न श्रुति ज्ञान के पूर्व होता है बोल रहे आप। न श्रुति ज्ञान को दर्शन उपयोग होता है, न मन परे को कहते हैं तुम। और यदि आप कहोगे हाँ नहीं होता परिणमन, तो हम यही कहेंगे फिर उस समय में वो गुण निठल्ला पड़ा रहा, कभी परिणमन करता है कभी परिणमन नहीं करता है। हाउ डिड दिस थिंग हैपन? आप सब समझ रहे हैं? ये किसने आड़े हाथ लिया है? वीरसेन स्वामी ने। तो कैसे सॉल्यूशन निकलेगा भैया? क्योंकि प्रत्येक गुण की एक समय में एक परे तो होना ही चाहिए, बिना परे के कैसे रह सकता है? तो फिर वीरसेन स्वामी कहते हैं देखिए बेसिक चीज ये है, एक ही गुण है एक्चुअली, उपयोग। दर्शन और ज्ञान अलग अलग गुण थोड़ी है ये, पर गुण तो उपयोग है। फिर कभी उपयोग की ज्ञान उपयोग परे हो सकती है, कभी दर्शन उपयोग हो सकती है। ज्ञान उपयोग की होगी तो मति श्रुत अवधि मन परे हो सकती है, केवल हो सकती है। कुमति कुश्रुत को अवधि हो सकती है, 8 में से कोई भी होगी। और दर्शन उपयोग होगी तो चक्षु अचक्षु अवधि केवल 4 में से कोई भी होगी। फिर अभी केवल दर्शन केवल ज्ञान को थोड़ा छोड़ दो, झगड़े की बात है वो, अभी थोड़ा खड़ा करने बाद में। तो उपयोग के एट ए टाइम एक परे होगी, तो यूं समझिए 10 में से कोई भी एक होगा। अब कितने जन समझ रहे मेरी बात को? 10 में से एक क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि 12 उपयोग के 12 पर्यायों का भी पिक्चर में नहीं ले रहे हैं, केवल दर्शन केवल ज्ञान को गौण करके बात कर रहे हैं। 10 में से कोई भी एक होगी तो उपयोग एक ही गुण है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए देखो ना, थोड़ा गौर करो ना। आचार्य उमा स्वामी ने भी लिखा उपयोग लक्षण, लक्षण उपयोग है। वहां पर ज्ञान दर्शन, फिर वहां पर लिखा स द्विदोष्ट चतुर्भेदा, ये उपयोग 2 प्रकार का है। फिर उपयोग 2 प्रकार का, फिर ये 2 भी और 4 और 8 प्रकार के, इस प्रकार 12 प्रकार के। मूल तो उपयोग एक ही गुण है। अच्छा, मतलब ज्ञान और दर्शन को मिलके जो उपयोग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 गुण को मिलके उपयोग कहते हैं। उपयोग एक गुण है, उसकी एक समय में कोई भी परे हो सकते। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना। किसमें दिक्कत नहीं? बोलो किसमें दिक्कत नहीं? बोलो, खड़े रहो। ये बोलेगा, ये बोलेगा, कोई बीच में मत बोलो। हाँ बोलो बोलो। इसका ध्यान रहता ही नहीं है क्लास में। बोलो। हाँ, दर्शन उपयोग, बात को अच्छे से पूरी करो। कम से कम अभी तो तुम ये नहीं बोल सकोगे, क्या नहीं बोल सकोगे कि वो मणि परे ज्ञान के पहले दर्शन उपयोग क्यों नहीं हुआ, और श्रुति ज्ञान के पूर्व क्यों नहीं हुआ। जब मति ज्ञान के पूर्व होता है तो दर्शन गुण के उस समय निठल्ला पड़ा रहा है। दर्शन गुण ही नहीं है, उपयोग गुण है, और उस समय में कोई भी पर्याय होगी। बस या तो ज्ञान पूर्वक ज्ञान हो सकती है, या तो ज्ञान पूर्वक दर्शन होगी, कभी दर्शन होगी नहीं होगी, कोई हमको नहीं पकड़ना कर। बस सॉल्यूशन एक निकल आया। समझ रहे आप लोग सब? फिर वहां से एक ऑब्जेक्शन हुआ वीरसेन स्वामी का। देखो दोनों फंसे हैं बुरी तरह। फिर तकलीफ ये दिखाई, ठीक है उपयोग एक गुण है, उपयोग एक गुण है, तो फिर केवल ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान और केवल दर्शन एट ए टाइम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और एट ए टाइम कहेंगे तो फिर हम पूछेंगे तुमको एक गुण की 2 पर्याय एट ए टाइम कैसे हुई फिर? और यदि आप वहां पर 2 गुण कहते हो, जिन जनों ने 2 गुण माने हैं ज्ञान और दर्शन आज तक की परंपरा ने, उनको केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होता है कहने में आपत्ति नहीं पड़ रही, लेकिन आपत्ति पड़ रही है छद्मस्थ अवस्था में, दंसन पुबमनानम वाली स्थिति में। और जिन्होंने उपयोग एक गुण बोला, उनको छद्मस्थ अवस्था में तो आपत्ति नहीं पड़ रही है, वहां से तो बच निकले, लेकिन आगे जाकर वे फंस गए।
केवल ज्ञान में फिर कैसे घटित करेंगे दो पर एक साथ? आप सब समझ रहे हैं? कितने जन फॉलो कर रहे प्रकरण को? बैठो, देखिए आगे। बस टोडरमल जी ने उसी शैली का प्रयोग किया है, वीरसेन स्वामी की शैली का, जिसमें वे ये कहते हैं उपयोग की एक समय में या तो दर्शन उपयोग पर्याय होगी या ज्ञान उपयोग पर्याय होगी। फिर दर्शन उपयोग में भी एक ही एट ए टाइम होगी, ज्ञान उपयोग में भी एक ही एट ए टाइम होगी। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? ये सब समझ रहे हैं आप लोग? और ज्ञान उपयोग में एक एट ए टाइम होगी, मतलब बाकी उस समय में नहीं होगी। नहीं, फिर कल एक प्रश्न आया था हमको तो एट ए टाइम, इसका प्रश्न था क्या? आप ही तो प्रश्न कर सकते भाई, मजबूत प्रश्न तो आप ही तो कर सकते हैं। उसमें बात आई थी हम आपके प्रवचन भी सुन रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, और फिर सुगंध दुर्गंध का ज्ञान भी उसी समय में हो रहा है और आध्यात्मिक। तो हम सब बराबर इंद्रियों का ज्ञान एट ए टाइम कैसे कर रहे हैं? तुमको लग रहा है, संस्कारवश ऐसा लग रहा है। संस्कारवश मतलब पहले ने पूरी अपनी इमेज छोड़ी नहीं और तुरंत दूसरा वहां पर इमेज आ गई, तो बराबर ऐसा लगता है एट ए टाइम ही दोनों कर रहे हैं अपन। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कौवे की आंख दो है, गोलक एक है, इतनी शीघ्रता से वो यहां से वहां घूमती है गोलक कि कहीं भी देखो गोलक ही दिखती है उनकी एट ए टाइम। वो फिर इतनी शीघ्रता से घूमती है कि ऐसा लगता है दोनों आंखों में दो पुतलियां है। पुतली समझते हो ना, प्यूपिल। और बात कौवे की नहीं है, बात हर एक पक्षी की है। वैसे इतना शीघ्रता से घूमता है। उसी प्रकार के थे जो विषयांतर होता है उपयोग का, इतनी शीघ्रता से होता है। टीवी सुन रहा है, आवाज भी बड़ा कह रहा है, स्क्रीन भी साफ दिख रही है, और साथ में ये भी कह रहा है पकौड़ी बहुत टेस्टी हुई है, साथ में ये भी कह रहे हैं तुम लोग आवाज मत करो। कितना कितना जान रहा है, साथ साथ सब जान रहा है, साथ साथ एक विषय का कितने जान रहा है। अरे ये भी मैं स्कोर भी सुन रहा है, अरे तुम चुपचाप पढ़ो, और वहां पर कह रहे रास्ते पर ठेले वाले को बोले यहाँ पर मत चिल्लाओ, चल निकल आगे जाकर बेचो जो बेचना। क्या क्या सुन रहा है वो? टीवी की मैच भी सुन रहा है, यह सुन रहे वाह। अबे आपने को लगता है कान के विषय 3-4 हो गए, आँख के कितने विषय हो गए, फिर नाक के विषय सब चल रहा है। तो कहते हैं लगता है, ऐसा होता नहीं है। वन आफ्टर द अदर बहुत स्विफ्टली वो चलता है। कितने जन बात को समझ रहे? देखो ऐसा होता है इसमें, मैं बता रहा हूं। देखो इसमें जैसे ये लाइट है आपकी, ये लाइट कितना सीरियली सामने आपने को दिख रही है, लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि प्रत्येक अब सेकंड में मान के चलो ये बंद होती है फिर चालू होती है, बंद होती है चालू, नहीं तो फिर वो यूनिट पढ़ ही नहीं सकता। वहां पर यूनिट कैसे बोलेंगे? फिर कितना रुपए यूनिट, तो यूनिट तो फिर वो उसी के आधार पर है, बंद चालू होता है, लेकिन इतना शीघ्रता से होता है कि हमको बंद होती हुई ऐसे दिखती नहीं है कभी। समझ रहे हैं आप लोग? देखो अब फिल्म की एग्जाम्पल लो, फिल्म है, फिल्म कोई फिल्म पर ये एक 3 घंटे की फिल्म बनी है, वो 3 साल में बनी है। 3 साल में कोई शूटिंग तो मॉरिशस में हुई है, कोई कैलिफोर्निया में हुई है, कोई अमेरिका में हुई है, कोई वो इंडिया में भी 10 जगह हुई है, कोई एक जगह थोड़ी हुई है। तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स करके ऐसे ज्वाइन करते बराबर वो एक स्क्रिप्ट दिखती है 3 घंटे की। कहने की बात मेरी इतनी सी है कि जैसे लाइट का उदाहरण ठीक पड़ेगा, इतना फटाफट विंकिंग होता है, लगता नहीं है बीच में बुझ गया है वो। उसी प्रकार इंद्रिया इतनी शीघ्रता से बदलती है, हमको ख्याल में नहीं आता, हमको लगता है हम युगपत उसको ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारी पराधीन प्रवृत्ति है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। देखिए पहले 2-3 पैराग्राफ अपन इसको पढ़ेंगे, देखते हैं, फिर 3 पैराग्राफ पढ़ के एक जो प्रकरण चलेगा वो कर लेंगे। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शावरण के क्षोभक्षम के अनुसार होता है। जब क्षोभक्षम थोड़ा होता है तब ज्ञान दर्शन की शक्ति थोड़ी होती है। शक्ति मतलब यहाँ पर शक्ति की व्यक्ति। जब बहुत होता है तो बहुत होती है, तथा क्षोभक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है। देखना और जानना मतलब यहाँ पर और मतलब या आगे, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है।
आप सब समझ रहे? इसमें एक बात और निकल गई कि एक समय में एक ही विषय का ज्ञान होता है। एक विषय का मतलब ऐसा नहीं समझना कि एक ही समय में एक विषय का ज्ञान होता है, मतलब क्योंकि एक विषय में जैसे हमने जाना एक उंगली जान रहा है, तो क्या एक है? क्या ये अनंत परमाणु है ही? तो क्या सब हम एक थोड़े अनंत जान रहे? तो एक विषय मतलब एक और, ऐसा अर्थ करना है यहाँ पर, ठीक है? मतलब आगे देखेंगे तो पीछे नहीं देखेंगे सकेंगे। एक समय में एक ही उपयोग का एक ही विषय बनता है। ओके, देखो, एक काल में एक विषय का ही देखना और जानना होता है, इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। वह एक जीव को एक काल में या तो ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है। ऊपर और का अर्थ समझ लिया आपने? देखना और मतलब या होता है, तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है। सेकंड पॉइंट, पहले में क्या कहा? उपयोग में या तो ज्ञान उपयोग या दर्शन उपयोग। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं? उसमें भी एक भेद की प्रवृत्ति। जैसे मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होगा। मति ज्ञान होगा तो अवधि मन पर्याय केवल नहीं हो सकते, श्रुत भी नहीं हो सकता एट ए टाइम एक। और उसमें भी और थर्ड पॉइंट, तथा एक भेद में भी एक विषय की ही प्रवृत्ति होती है। मति ज्ञान भी होगा तो आंख के माध्यम से जान रहे तो आंख से ही। और फोर्थ, जैसे स्पर्श को जानते हैं तब रसादिक को नहीं जानता, तथा एक विषय में भी उसे किसी एक अंग की ही प्रवृत्ति होती है। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तब वृक्ष आदिक को नहीं जानता। कितने जन ने बात को पकड़ा? आप सब समझ रहे हैं कितनी? देखो अगेन कहते एक समय में या तो देखेगा या जानेगा, एक। सेकंड, जानेगा तो एक समय में एक ही ज्ञान होगा, मति ज्ञान होगा तो अन्य नहीं होगा। सेकंड, फिर थर्ड, मति ज्ञान होगा तो एक पर्टिकुलर इंद्रिय से कुछ जानेगा। फोर्थ, इंद्रिय से भी जानेगा, जैसे स्पर्श से जान रहा है तो उसमें भी स्निग्ध एक समय में एक ही जानेगा, या तो स्निग्ध वृक्ष को जानेगा, या हल्का भारी को जानेगा, ठंडा गर्म को जानेगा। जैसे उष्ण स्पर्श को जानता है तो वृक्ष आदि को नहीं जानता। हो गया? ये 4 स्टेजेस में इन्होंने बताया। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन होता है। ज्ञान का ज्ञेय, दर्शन का दृश्य, ऐसे यहाँ पर इन्होंने शब्द का प्रयोग किया। ऐसा ही दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। जहां पर उपयोग लगा हो वही का ज्ञान होता है। इसलिए हमेशा कहते हैं उपयोग का भोग होता है। क्या? सामने से बारात निकल कर चली जाए और उपयोग में दूसरी कोई चीज घूम रही है, बारात भी नहीं दिखेगी उसको। उपयोग का भोग होता है। पकड़ में आता है आपको? यहां पर टीवी देख रहे हैं, जैसे आप लोग यहां बैठे हैं, कान बंद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। प्रवचन सुनना नहीं हो तो बस उपयोग बदलने की आवश्यकता है। एकदम आप हॉस्टल का विचार करने लग गए, घर का विचार करने लग गए, बस उपयोग का भोग होता है। समझते हैं? देखो, तब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए सम्यक दृष्टि को कुछ भी नहीं दिखता। एक तो मोही मानी को किसी को नहीं देखता, और एक सम्यक दृष्टि भी किसी को नहीं देखता, क्योंकि उपयोग इसका आत्मसन्मुख हुआ है। आगे बढ़ो। तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना तथा देखना होता है, किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है। संस्कार बल से उसका साधन रहता है। जैसे कौवे के नेत्र के 2 गोलक है, पुतली एक है, वो फिरती शीघ्र है, उससे दोनों गोलकों को साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक है और उपयोग एक है, वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन रहता है। प्रकरण समझ में आया? अब यहां से 1.5 पेज का प्रकरण, लगभग 1 पेज का, ये कल चलेगा। थोड़ा नया प्रकरण चलेगा और बहुत उपयुक्त प्रकरण चलेगा। ओम नमः।